नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम MA कक्षा की जंगल गाने लगा यह अंकुश्री की कहानी का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के सजग प्रहरी अंकुश्री का जन्म 1 जनवरी 1954 ईस्वी को झारखंड के पूर्व में बिहार में हुआ। अपने संघर्षशील जीवन में अनेक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने स्नातकोत्तर हिंदी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाल अनुरागी एक अति संवेदनशील अंकुश्री का बाल साहित्य के प्रति विशेष लगाव रहा है। इनकी अब तक लगभग 4000 से ज़्यादा रचनाएं देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं से प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और उनके उन्नयन के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं और इसी कारण 2013 में झारखंड सरकार के द्वारा हिंदी सरकारी सेवक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके अधिकतर रचनाओं का विषय पर्यावरण, जल संरक्षण, वन संरक्षण एवं पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर केंद्रित रहा है। आकाशवाणी से भी निरंतर उनकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहता है। उनकी प्रमुख कृतियों में हमारे वन्य प्राणी, सागर के तिनके, नगाड़ा और पेड़, हमसे है पर्यावरण, वन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव की पुस्तकें, कैद के 64 दिन और देख अपनी ओर का संपादन कार्य उन्होंने किया है। चौहान प्रसाद सिंह की आरोही के चौपड़ नाटकों का संकलन एवं संपादन का कार्य भी अंकुश्री ने किया है। आज उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी जंगल गाने लगा, ये पर्यावरण से संबंधित कहानियों का आज हम लोगों को अध्ययन करना है। कारण अंकुश्री का पर्यावरण के प्रति विशेष लगाव रहा है। उनकी 4000 से भी अधिक रचनाएं इसी संबंध से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो गई हैं। उनकी अधिकतर रचनाओं का विषय ये पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन रहा ही है। जल और जंगल के बचाव का कार्य का अभियान में अंकुश्री सक्रिय रहे हैं। हमारे वन्य प्राणी, पक्षी, सागर के तिनके, नगाड़ा और पेड़, हमसे है पर्यावरण, ये उनकी कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय है। प्रस्तुत जंगल गाने लगा इस कहानी में पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का महत्वपूर्ण प्रयास, अत्यंत स्तुत्य प्रयास अंकुश्री ने किया है। कहानीकार बालालोग के गांव के पास बाघहरा जंगल का वर्णन करते हैं। यह जंगल बहुत ही घना था। विविध प्रकार के जानवर उस जंगल में निवास करते थे। गांव के लोगों का जीवन उसी जंगल पर आधारित था, आश्रित था। वे जंगल में दिन भर घूमकर फल है, पेड़, फूल है, पत्ता है, बीज है, गोंद, दातुन, लकड़ियाँ या उनकी छाल आदि से वन्य जो पदार्थ हैं वह इकट्ठा करते थे तथा बाजार में बेचते थे। उनकी उपजीविका का वो साधन मात्र था। जंगल गांव के लोगों की जीविका का अच्छा आधार था। परंतु जंगल की कटाई होने लगी। गांव के लोगों को जंगल की कटाई से मजदूरी मिलने लगी। परिणाम तो वह खुश हो गए, परंतु देखते देखते जंगल के महुआ, कटहल, जामुन जैसे बड़े बड़े जो पेड़ थे वो सब पेड़ कट गए हैं और परिणाम तो गांव वालों के सामने उनकी मजदूरी का प्रश्न निर्माण हो गया। जंगल से अन्य वन्य पदार्थ मिलने बंद हो गए, जीविका के लाले पड़ गए। ग्रामीण जीवन की जो अर्थव्यवस्था जंगल पर आधारित थी वह अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई। लेखक कहते हैं कि सोमवार का दिन यह बाजार का दिन होता था। उसी समय गांव की
लोगों की भीड़ उस बाज़ार में जमा होती थी। बाज़ार में सब्जियां, मसाले, नमक, चावल, दाल, अनाजों की दुकानें थीं। जलवान और लकड़ी की फलियां भी बाज़ार में बिक रहे थे। साथ ही तरह तरह मिठाइयों की दुकानें थीं। रात के समय जतरू डिबरी की रोशनी में अर्थात छोटे से दिए की रोशनी में वो पढ़ रहा था। तभी पेड़ की टहनियाँ टूटने की आवाज़ आने लगी। करीब 100 गज की दूरी पर एक हाथी पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। हाथी बहुत ही गुस्से में होने के कारण वो सभी गांवों के घरों को तोड़ देगा, पेड़ों को तोड़ देगा। घरों का महुआ और धान वह हाथी खा जाएगा। हाथी की आने की खबर गांव में हो गई। सारे गांव में कोहराम मच गया। पिछले सप्ताह ही हाथी ने शिवू की पत्नी और शनिचरा के बेटे को कुचलकर मार दिया था। इसलिए गांव में हाथियों का आतंक पहले से ही था। प्रेमचंद भी रास्ते में अंधेरे में ही उन्होंने हाथियों को देखा, परंतु उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और रास्ता बदलने के कारण उस हाथी से उसका छुटकारा हो गया। परंतु गांव के औरतों को हाथियों ने मार दिया। सप्ताह गांव में किसी न किसी की मारने की खबर हाथियों के द्वारा मिलने लगी। हाथी लोगों के घरों को तोड़ देते थे। गांव में एक आतंक दहशत उस हाथी की हो गई। शराब की महक से यह हाथी गांव में प्रवेश करते थे। उनके आने से खेत रौंदे जाते थे। खेत फसल का धान तैयार होकर जब होता था तब यह हाथी सभी चट जाते थे। हाथियों के द्वारा होने वाले नुकसान के द्वारा प्रशासन के द्वारा पहले मुआवजा देने का प्रयास कई नेतागणों के द्वारा हुआ, लेकिन यह मुआवजा उनकी जीवन का कोई शाश्वत विकल्प नहीं था। गांव में एतवा नामक एक समझदार लड़का था। उन्होंने समस्या का हल खोजने का प्रयास किया। वो सवाल उठाता है, हाथी ये तो जंगली जानवर है, फिर ये जानवर गांव में क्यों आता है? अतः गांव के प्रेमचंद, एतवा जैसे जो लड़के थे उन्होंने हाथियों के आतंक से निपटाने के लिए ग्रामीण लोगों की बैठक बुलाई। हाथियों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए गांव के लोगों के द्वारा विविध सुझाव मिले, जैसे हाथियों को दूर भगाया जाए, उन्हें जंगल में ही आहार मिल गया तो वह गांव में नहीं आएंगे, गांव के चारों ओर कटीली तार जमा कर दी जाए, हाथी भगाओ दल का गठन गांव में किया जाए, या शाम होने पर हाथियों के मार्ग पर फटाके फोड़े जाए, बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल का भ्रमण किया जाए। ऐसे तरह तरह के सुझाव गांव के लोगों के द्वारा हाथियों को हटाने के लिए या उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा दिए गए। गांव के पोकलू काका कह रहे थे, गांव में पहले हाथी नहीं आते थे, परंतु प्रेमचंद उन्हें समझाता है कि पहले गांव में या अपने गांव के जंगल में वह बड़े बड़े ऊंचे पेड़ थे। अब केवल जंगल की जमीन बच गई है। जंगलवासियों की मुख्य जीविका वो जंगल है। पहले जंगल से वन्य पदार्थों से व्यवसाय किए जाते थे जिन पर उनकी जीविका चलती थी, परंतु जंगल काटने के कारण भूखे रहने की नौबत गांव में आ गई है। आज भूखमारी की समस्या ये प्रधान हो गई है। मजदूरी के लिए शहर जाना पड़ता है और शहर जाने के लिए काफ़ी समय उन लोगों का खर्च होता है, परंतु जंगल के जो जानवर हैं वो जाएंगे कहाँ? छोटे मोटे जो जानवर हैं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। बाघ, तेंदुआ, हिरण, गौर जैसे सभी जानवर अब खत्म हो गए हैं। केवल कुछ भेड़िया और भालू जंगल में दिखाई देते हैं। यदि हम लोगों ने जंगल को काटने नहीं दिया तो यह स्थिति उसके कारण हो गई है। जंगल कट जाने के कारण अनेक प्रकार के दुष्परिणाम हो गए और उस दुष्परिणामों का बयान इन ग्रामीण लोगों के द्वारा किया जाता है। परंतु कक्कू काका समस्या उपस्थित करते हैं कि इतने बड़ा यह जंगल है और इतने बड़े जंगल की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। अतः प्रेमचंद अपनी सोच बदलने की सलाह गांव वाले लोगों को देता है। अगर हम लोगों ने सोच बदली तो परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। एतवा नामक लड़का हाथियों के आतंक से बचाने के सुझाव देता है।
वह कहता है हम हाथियों की भोजन की व्यवस्था करेंगे, खाली जो ज़मीन है उस पर बांस के पौधे लगाएंगे, जंगल के किनारे ईख लगाएंगे। और उसी समय ये बुजुर्ग कह देता है कि जंगल ये तो प्रकृति की देन है, अगर इसे छेड़ा जाए तो उसका विकास नहीं होगा। जंगल का विकास ये अपने आप हो जाता है, पेड़ों की कटाई बंद करनी होगी और ऐसा करने से 1 साल में ही इस जंगल में हरियाली छा जाएगी। अतः जंगल की सुरक्षा के लिए गांव के लोगों ने ठान ली, शपथ ली, कसम खाई और जंगल की रक्षा करने का सुझाव यह पारित हो गया। और यह सभी ग्रामवासी, गांववासी ये अपने काम में जुट गए। गांव वालों की जंगल के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। जंगल से बहने वाली नदी के पानी में जगह जगह ठहराव निर्माण किए गए, पानी विस्तारित रूप से फैलाया गया और परिणामतः वसंत में ही सभी जो पेड़ पौधे काट गए थे उन्हें नई नई कोपलें आ जाती है, कटे हुए पेड़ों में वृद्धि होने लगती है। बरसात खत्म होने तक जंगल में हरियाली छा जाती है, खाली जगहों पर बांस पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। गांव वालों ने रात के समय ढोल बजाकर फटाके फोड़ने लगे। ऐसा करने से हाथियों का गांव में आना बंद हो गया। गांव के युवक ईख काटकर जंगल में रखते थे और वही हाथी खाकर वही जंगल में रहते थे, वो गांव में नहीं आते थे। और परिणामतः हाथियों का जो आतंक गांव वालों पर था वो उनसे छुटकारा मिल गया। गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक मोर का आते हुए देखकर बच्चों को बेहद खुशी होती है। पहले बच्चों ने मोर कभी नहीं देखा था। साथ ही अनेक प्रकार के पक्षी गांव में आने लगे, जंगल से विभिन्न जानवरों की आवाज़ आने लगी। अतः महसूस होता है यह वीरान जंगल फिर से जिंदा हो गया है, वो बोल रहा है, जंगल गा रहा है। प्रकृति तथा जंगल का हरा भरा रूप देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हाथियों के आतंक से भी लोगों को छुटकारा मिल गया। गांव वाले नगाड़ा बजाकर एकजुट हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसा लगता है जंगल गा रहा है और गांव वाले लोग नाच रहे हैं। प्रकृति का हरा भरा रूप गांव वाले जीवन में एक नए चैतन्य का संचार करता है, नई उम्मीद का संचार करता है। अतः जो जंगल वीरान हो गया था, जो जंगल काट दिया गया था, पेड़ पौधे काट दिए गए थे, उनमें फिर एक बार नई हरियाली छा गई और ग्रामीण लोगों की जीविका जिस जंगल पर आधारित थी वह जीविका पुनः एक बार शुरू हो गई। अतः ग्रामीण लोगों में एक प्रकार का जो चैतन्य है वह चैतन्य निर्माण हो गया। संक्षेप में कहा जा सकता है प्रकृति के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य के द्वारा प्रकृति में छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में परिवर्तन आता है, ऋतु चक्र आहत हो जाता है और परिणामतः मनुष्य का जीवन में अनेक प्रकार के संकट निर्माण होते हैं और उन संकटों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। अतः मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति का संरक्षण एवं संवर्धन अत्यंत आवश्यक होता है। यही इस कहानी का प्रधान उद्देश्य है। अतः अंकश्री ने जंगल गाने लगा इस कहानी के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण एवं संवर्धन इस कहानी के माध्यम से किया है। धन्यवाद।